नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर खुली जंग हुई तो कौन जीतेगा? दोनों मुल्कों में से किसके पास ज्यादा फौजी ताकत है? डिसिप्लिन और अज़्म में किसका पल्ला भारी है? ये वो सवालात हैं जो आजकल हर फोरम पर पूछे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। दोनों मुल्कों में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के मसले को लेकर मामलात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। सबसे अहम बात यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान का ये मुतालबा मानने पर तैयार नहीं है कि उन्हें अपनी हुदूद में TTP के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो सिर्फ गोल मोल बातें ही कर रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपना हिस्सा करार देने पर तुले हुए हैं। इसलिए इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में किसी कार्रवाई के बारे में वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। इस तरह वो गोल मोल बातें करके पाकिस्तान को टालते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना चुका है और अफगानिस्तान की हुदूद में भी दुश्मन को निशाना बनाने के लिए तैयार है। इसी वजह से अक्टूबर में दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई थीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान हुदूद में कायम TTP के ठिकानों को टारगेट किया था। खास तौर पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP के सरबरा नूर वली महसूद को फिजाई और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी थी, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर शदीद जवाबी हमले किए और 20 से ज़ायद चौकियों पर आर्जी कब्जा भी कर लिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को जंग की धमकी भी दे चुके हैं, जबकि अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की थी। उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि वो सोवियत यूनियन और अमेरिका का अंजाम याद रखे। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि इस वक्त दोनों मुल्कों के पास कितनी ताकत है और अगर इनमें जंग हुई तो इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौजी कंपैरिजन से पहले एक बात जहन में रखना जरूरी है। वो बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के मुतालिक तो मुकम्मल अदादो शुमार दस्तयाब हैं, लेकिन अफगानिस्तान की फौजी ताकत के बारे में मुकम्मल अदादो शुमार दस्तयाब नहीं है। इसलिए कि अफगान तालिबान ने कभी अपने हथियारों और फौजी ताकत की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उनके पास अमेरिका और रूस का छोड़ा हुआ बेशुमार असलहा मौजूद है। इस असलहे की वो वक्तन फवक्तन नुमाइश भी करते रहते हैं। इसलिए दस्तयाब अदादो शुमार और मुख्तलिफ अंदाजों की बुनियाद पर उनकी फौजी ताकत का जिस हद तक जायजा मुमकिन है वो इस वीडियो में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो मैन पावर का है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के मुकाबले में अफगानिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ है, यानी 20.5 करोड़ का फर्क है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा अफगानिस्तान से ज्यादा मैन पावर दस्तयाब रहेगी जो जंग में इसके काम आएगी। पाकिस्तान में इस वक्त 8 करोड़ 58 लाख लोग मिलिट्री सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं, जबकि अफगानिस्तान में सिर्फ 88 लाख 26 हजार लोग ही फौजी खिदमत सरंजाम देने के काबिल हैं। मौजूदा फोर्सेस की तादाद के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 6,54,000 है, जबकि 5,50,000 रिजर्व फौजी भी मौजूद हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पास रिवायती तर्ज की फौज सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसकी फोर्सेस मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुश्तमिल है जो बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता फौजी नहीं है। फिर भी तालिबान के पास 1,72,000 फौजी मौजूद हैं। तालिबान ने ये ऐलान भी कर रखा है कि वो कुछ अरसे तक इस तादाद को बढ़ाकर 2 लाख कर देंगे, लेकिन फिलहाल इनके पास यही 1,72,000 फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 जंगी टैंक्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 7वें नंबर पर है, जबकि 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा तकरीबन 4600 तोपें भी मौजूद हैं। इसके मुकाबले में अफगानिस्तान के पास टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियों की असल तादाद सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये एक हकीकत है कि अफगान तालिबान के पास ये तीनों हथियार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खास तौर पर अमरीकी टैंक और बख्तरबंद
गाड़ियां बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा मोबाइल तोपे भी हैं, लेकिन इन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इसे दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए जंग में इनके बहुत ज्यादा मौसर होने का इम्कान इंतहाई कम है। पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास मौजूद मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद भी कोई नहीं जानता। एयरफोर्स की बात करें तो इस हवाले से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के भी बड़े वाज़े अदादो शुमार दस्तयाब हैं। पाकिस्तान को एयरफोर्स में अफगानिस्तान पर फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 1399 तैयारे मौजूद हैं। इनमें 328 लड़ाका तैयारे जबकि 90 बमबार तैयारे हैं। इसके अलावा कई अकसाम के ड्रोन्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके मुकाबले में अफगान तालिबान की पोजीशन बहुत ही कमजोर है। अफगानिस्तान के पास कोई हकीकी एयरफोर्स है ही नहीं। इनके पास सिर्फ 6 तैयारे हैं। ये तैयारे भी ज्यादातर सोवियत यूनियन के दौर के हैं। ये इंतहाई पुराने हो चुके हैं और इनकी मुरम्मत, देखभाल या उड़ाने के लिए जरूरी टेक्निकल अमला, महारत और स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद नहीं हैं। अफगानिस्तान के पास अच्छे पायलट्स भी नहीं हैं। अफगानिस्तान के पास 23 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इनमें से कितने उड़ने के काबिल हैं और कितने नहीं हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के 373 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इस तरह पाकिस्तान को फिजाई मैदान में इंतहाई फैसला कुन बरतरी मिल गई है। जदीद दौर की जंगों में फजाइया ही सबसे अहम किरदार अदा करती है, इसलिए किसी जंग की सूरत में पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर बड़ा वाज़े एडवांटेज हासिल होगा। नेवल पावर को देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास समुंदर ही नहीं, इसलिए अफगानिस्तान की नेवी भी मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की नेवी मौजूद तो है, मगर जाहिर है ये नेवी अफगान तालिबान के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी बेसिस अफगानिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। असल मुकाबला आर्मी और एयरफोर्स के जरिए होगा, जिसमें पाकिस्तान का पल्ला पूरी तरह से भारी नजर आता है। लेकिन पाक अफगान किसी भी मुमकिना जंग में 2 पॉइंट्स इंतहाई अहम होंगे। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की फौज का ज्यादातर हिस्सा मशरकी सरहदों के करीब रहता है, ताकि किसी मुमकिना भारतीय खतरे से निपटा जा सके। इसलिए पाकिस्तान अफगान सरहद के साथ बहुत बड़ी तादाद में फौज तैनात नहीं कर सकता, जबकि अफगानिस्तान के पास पूरा मौका है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा फौज को सरहदों पर भेज सकता है। इसके साथ साथ अफगान तालिबान को TTP से भी भरपूर मदद मिलेगी, जिसने पाकिस्तानी इलाकों में अपने खुफिया ठिकाने बना रखे हैं। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि मशरकी सरहदों पर भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ाएगा। भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो तवील अरसे से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाई जाएं। खास तौर पर जब उन्हें मई 2025 में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है, वो मुसलसल बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय फौज को कई तरह से तैयार किया जा रहा है। भेरू बटालियंस और रुद्रा ब्रिगेड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन यूनिट्स भी कायम किए जा रहे हैं। राजस्थान में भारत ने जंगी मशकें भी मुकम्मल की हैं। इन सब के जरिए वो पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर घेरना चाहता है। भारत ने अफगान तालिबान को दरियाए कुन्हड़ पर डैम की तामीर के लिए भी मदद की पेशकश की है। यानी जिस तरह भारत ने मशरकी सरहदों पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करके पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की है, वैसा ही वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर भी करना चाहता है। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें शाया हो रही हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को दरियाए कुन्हड़ पर डैम की तामीर में मदद करने के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान के हिस्से के दरिया का रुख बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि दरियाए सिंध में पानी कम हो सके। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई खुली जंग होती है तो इस बात का पूरा इम्कान है कि भारत भी मशरकी सरहदों से कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान मजीद मुश्किलात पैदा हों। इसलिए पाकिस्तान को जंग के दौरान इन दोनों मसलों पर नजर रखना होगी, यानी मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों को एक साथ डील करना होगा। इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर मौजूद TTP और BLA जैसे अनासिर से भी निमटना होगा। इस तरह अफगान तालिबान की सिर्फ मौजूदा ताकत की बुनियाद पर इनकी पाकिस्तान से किसी मुमकिना जंग के नताइज का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नजर आता है। इसलिए पाकिस्तान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है जो भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए मौसर है। पाकिस्तान ने एक तरफ तो अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की शिद्दत में
میں بھی زیادہ اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکیں۔ ان کارروائیوں میں ایک اہم پیش رفت تب ہوئی جب پاکستان فوج کی قبائلی ضلع باجوڑ میں ایک کارروائی کے دوران ٹی ٹی پی کا ایک اہم کمانڈر قاری امجد عرف مزاحم اپنے 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ افغانستان سے شدت پسندوں کا ایک گروہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ٹی ٹی پی کمانڈر قاری امجد عرف مزاحم سمیت 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ قاری امجد کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کا نائب اور طالبان کی رہبری شورا کا سربراہ بھی تھا۔ پاکستانی حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ٹی ٹی پی نے بھی اپنے بیان میں قاری امجد اور اس کے ایک ساتھی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی۔ قاری امجد اور مفتی حضرت دیرو جی کے ناموں سے مشہور مفتی مزاحم 2018 سے مارچ 2024 تک سب سے طویل عرصے تک کالعدم ٹی ٹی پی کا نائب سربراہ رہا۔ اس شخص کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ قاری امجد کا شمار کالعدم مسلح تنظیم کے بااثر کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ اسے امریکہ نے بھی دسمبر 2022 میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ قاری امجد کو ٹی ٹی پی میں بیرون ملک قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے آپریشنز کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ قاری امجد کا آبائی تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع لور دیر سے تھا اور پاکستانی فوج اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ وہ تنظیم کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کے بعد ٹی ٹی پی کا سب سے بااثر رہنما تھا۔ اس نے اپنی تنظیم کے عسکری ونگ کو منظم کر کے اس کے حملوں کی تعداد اور شدت میں خطرناک حد تک اضافہ کیا تھا۔ سن 2021 میں جب کالعدم ٹی ٹی پی نے پہلی مرتبہ اپنی شیڈو کابینہ کا اعلان کیا تو وہ مسلسل 3 سال اس کا وزیر جنگ یعنی وزیر دفاع بھی رہا تھا۔ ٹی ٹی پی کی موجودہ رہبری شورا میں بھی اسے اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ اسے تنظیم کے جنوبی زون کے ملٹری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ آسان الفاظ میں وہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع بشمول شمالی اور جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ٹی ٹی پی کے آپریشنل نیٹ ورک کا سربراہ تھا۔ یعنی اس کی ہلاکت پاکستانی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس صورتحال میں سیکیورٹی ماہرین پاکستان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ دونوں سرحدوں پر امن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرے، یعنی دشمن کو یہ موقع نہ دے کہ وہ کسی بھی بہانے پاکستان پر دونوں طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی بھی محاذ کو گرم نہ ہونے دے، کیونکہ پاکستان کے پاس وسائل محدود ہیں اور 2007 سے 2014 کے دوران ٹی ٹی پی کے خلاف مسلسل لڑائی کی وجہ سے بھی پاکستان کی توجہ بٹی رہی ہے۔ خاص طور پر پاک بھارت سرحد سے فوجی اہلکاروں کو واپس بلا کر افغان سرحد اور سابق قبائلی اضلاع میں تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم اب جب انڈیا کے ساتھ محاذ پہلے ہی گرم ہے، اس وقت افغانستان کے ساتھ کشیدگی نے پاکستان کے لیے چیلنج کو بڑھا دیا ہے۔ اس لیے پاکستان کو افغانستان سے بات چیت جاری رکھتے ہوئے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی مشرقی محاذ پر چوکس رہنا ہوگا اور اس کی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی میں کچھ معاملہ اسرائیل کا بھی ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان نے قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب یا پاکستان پر کسی تیسرے ملک کا حملہ دونوں ملکوں کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس طرح دونوں ملک اس تیسرے ملک کے خلاف اپنی تمام تر طاقت لگا دیں گے۔ اس صورتحال نے اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے تمام عرب ملکوں میں اپنی مرضی سے آپریشن کرنے کی پوری آزادی ہو، لیکن اب پاکستان کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں رہا۔ ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی طاقت کم کرنے کے لیے اسرائیل مسلسل بھارت کی مدد کر رہا ہے۔ اس نے بھارت کے تیجس طیاروں کو بھی جدید ترین بنانے کی حامی بھر رکھی ہے۔ بھارتی تیجس طیاروں میں اسرائیلی ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر کے آلات نصب کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبارات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تیجس طیارہ بھارت سے زیادہ اسرائیلی طیارہ ہے کیونکہ اس میں اسرائیلی آلات زیادہ لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل بھارت کو کئی طرح کے میزائل اور ڈرونز فراہم کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ اسرائیل بھی بھارت پر پاکستان کو مزید ٹف ٹائم دینے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اسرائیلی موساد ایران میں پہلے ہی اپنے خفیہ ٹھکانے بنا چکی ہے، وہاں سے وہ بڑی آسانی سے پاکستان کو بھی
टारगेट कर सकती है। खास तौर पर BLA जो कि पहले ही भारत की मदद से पाकिस्तान में हमले कर रही है, वो बड़ी आसानी से मोसाद जैसी एजेंसियों की आलाकार भी बन सकती है। इस तरह पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान को अब हर मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इस हवाले से चाइना का किरदार भी बहुत अहम होगा। चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान, जो कि इसका इंतहाई अहम तरीन इत्तेहादी बल्कि दोस्त मुल्क है और जिसमें चाइना की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी आसानी से तबाह कर दिया जाए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान, इजराइल और भारत के मंसूबे खुदा न खास्ता कामयाब हो जाते हैं तो ये पूरा खित्ता ही मुस्तकिल तौर पर क्योस और तशद्दुद का शिकार हो जाएगा। इसके बाद इस पर कंट्रोल करना किसी भी मुल्क के लिए नामुमकिन हो जाएगा। चाइना यकीनी तौर पर अपनी सरहदों पर एक मुसलसल और मुस्तकिल क्योस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मजबूत मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है। ताहम फॉरेन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में चाइना को शायद पाकिस्तान की मदद के लिए बराह रास्त भी मैदान में आना पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये भारत, अफगानिस्तान और इजराइल तीनों के लिए एक परेशान कुन खबर होगी। इसलिए इन तीनों मुल्कों को भी पाकिस्तान के मामले में एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि किसी किस्म की गड़बड़ इनके लिए भी परेशानी पैदा करेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हालिया पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे, अमेरिका और चीन के दरमियान जदीद तरीन जंगी तैयारों की तैयारी की दौड़ और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।